मैनचेस्टर यूनी की स्टूडेंट सोसाइटी और चंद दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट की सोसाइटीज़ ने मुकामी बरतानवी खानदानों से मुलाकात का एहतमाम किया था। इन मुलाकातों का मकसद एक दूसरे के मुआशरे, रस्म व रिवाज, तारीख, आदात व इतवार, रुझानात वगैरह के बारे में जानना था। ऐसी मुलाकातें कुर्बत का बाइस बनती हैं, दूरियां कम होती हैं, एक दूसरे को बराह रास्त समझने का मौका मिलता है। अमरहा ने अपना नाम दाइम को पहले से ही दे दिया था और अमरहा को हाँ कह दिया गया था। मुख्तलिफ मुल्कों के स्टूडेंट्स का 20 रुकनी ग्रुप मिस्टर एंड मिसिस पाउल के घर पहुंच गया, जहां पाउल खानदान के साथ 2 और खानदान मौजूद थे, मिस्टर एंड मिसिस एडम और मिस्टर एंड मिसिस गेडल, और उन 3 खानदानों के 4 अदद शरारती और 1 सेकंड में 60 सवाल पूछने जैसे बच्चे। मुलाकात के लिए लॉन में नशिस्त का इंतज़ाम किया गया था। लॉन में कोयले की 2 बड़ी बड़ी अंगीठियाँ रखी गई थीं, उनके तरफ नशिस्तें लगाई गई थीं। भालू से सफ़ेद कुत्ते भी इधर उधर गश्त कर रहे थे। घर की इमारत धुंध में लग छुप जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही जजीरे पर आ चुके हों। उन्हें इतने अच्छे खैर मकदम की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। अमरहा के पास सोफे पर एक 9 साला बच्ची स्कर्ट में मलबूस बैठी थी और अमरहा हर्फ उठाने को तैयार थी कि बच्ची बहुत ही मासूम नजर आ रही थी। तुम किस नस्ल से हो? ये उसका पहला सवाल था। वो इतनी मासूम थी। अमरहा ने तुम किस शहर से हो, किस मजहब, किस जात की हो जैसे सवालात तो सुने थे। ये नस्ल वाला सवाल उसने पहले कभी नहीं सुना था। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। अमरहा ने गड़बड़ा कर इधर उधर देखा कि कोई और तो उनकी गुफ्तगू नहीं सुन रहा। वो क्या घोड़ा थी जो अपनी नस्ल का अता पता रखती। वो तो ठीक है, मैंने तारुफ में सुन लिया था, मैं नस्ल का पूछ रही हूँ। तुम किस नस्ल से हो? अमरहा खाक न समझी, उल्टा उससे ही पूछ लिया। उसका मुंह बन गया। मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। मैंने अभी अपना डीएनए नहीं करवाया, लेकिन मुझे शक है कि मैं रेड इंडियन नस्ल से हूँ। ओह, मुझे याद आ गया, मैं भी रेड इंडियन नस्ल से हूँ। तुमने अपना डीएनए कब करवाया था? किस उम्र में? बच्ची जो पता नहीं किस साइंसदान की खाला थी ने शक से उसे घूरा। 2 साल पहले। तुम रेड इंडियन नहीं हो सकती। बच्ची ने बकायदा उसकी आंखों की पुतलियों में अपनी एक्सरेज पुतलियां गाड़ कर यकीन से कहा, क्यों नहीं? तुम अपने भवों की बनावट देखो। तुम सिकंदर की नस्ल से हो सकती हो, लेकिन रेड इंडियन से हरगिज नहीं। मेरा मुशाहिदा मुझे धोखा नहीं दे सकता। अमरहा चकरा गई। भवों से क्या होता है? मेरी रिपोर्ट यही कहती है कि मैं रेड इंडियन नस्ल से ही हूँ। बच्ची ने अपनी पुतलियों के एक्सरेज तेज कर दिए। तुम हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है। एशिया में रेड इंडियंस के जीन्स नहीं मिलते। माशाल्लाह, जिस बारे में अमरहा पहली बार सुन रखी थी, 9 साला बच्ची और उस पर तहकीक भी कर चुकी थी। बस मैं तो रेड इंडियन ही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी रिसर्च क्या कहती है, और तुम भूल रही हो तुम्हारे बड़े 100 साल तक हिंदुस्तान में रहे हैं। ऐसा होना मुमकिन है। मेरे बड़े रहे हैं, लेकिन रेड इंडियंस नहीं। तुम मुझे अपनी रिपोर्ट दिखा सकती हो, वो पाकिस्तान में है। अमरहा को यकीन था बच्ची को टालना नामुमकिन सा था। तुम अपने खानदान से कहो तुम्हें मेल कर दें। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने सब काम खुद करती हूँ। इतने मामूली से काम के लिए भी मैं अपने खानदान वालों को जहमत नहीं देना चाहती। अमरहा तो एक झूठ बोलकर फंस गई। भला कह देती मुझे नहीं मालूम मैं किस नस्ल से हूँ। बच्ची शक से उसे देखती रही और अगला सवाल उसके मुंह से निकलते देखकर अमरहा ने उंगली से उसे खामोश रहने का इशारा किया और कोरियन लड़की की तरफ इशारा किया जो किसी एक मिसेस की फरमाइश पर अपना देसी गाना सुनाने जा रहा था। एडम खानदान का 11 साला जेरी गिटार बजा रहा था। साथ वो सब चाय के साथ फिश एंड चिप्स कॉटेज पाई खा रहे थे। कोरियन का गाना खत्म हुआ तो उन्हें एस्टर पर नित नए अंदाज से पेंट किए जाने वाले अंडों के बारे में बताया गया और टोकरी भरकर अंडे उनके आगे पेश किए गए। कुछ खानदानी एल्बम्स दिखाए गए।
साथ उन्हें मौका दिया गया कि उनके खानदान, रहन सहन और दीगर बातों के बारे में वो सब सवाल जवाब करें। उस दौरान डीएनए बच्ची मुसलसल अमरहा का जायजा लेती रही कि वो कैसे हंस रही है, कैसे खा रही है और किस किस्म के सवालात पूछ रही है। उसने चुपके से अमरहा की एक तस्वीर भी ले ली। यकीनन अमरहा की ये तस्वीर उसकी जाती रिसर्च का, उसके असातिज़ा और उस जैसे ही दूसरे बच्चों के साथ पेश होगी कि मालूम किया जाए कि ये लड़की रेड इंडियन अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन या रेड इंडियन अफ्रीकन है भी कि नहीं। बंगाली माला से लोक कहानी सुनने की फरमाइश की गई और उसने सुना दी। अमरहा को अपनी फिक्र लग गई। ये बरतानवी लोगों को आखिर कहानियों का इतना शौक क्यों होता है? हमारे बच्चे भी इतने शौक से नहीं सुनते जितने शौक से उनके बड़े बूढ़े सुनते हैं। लोक कहानी तो अमरहा को बिल्कुल ही नहीं आती। कभी उसके घर में ऐसी बातों का तरद्दुद ही नहीं किया गया था। वहाँ तो सब इधर वालों की बातें, उधर वालों की बातें, फलां की शादी, फलां का रिश्ता, फलां कपड़े जूते, ये वो सब बेकार की बातें होती थी। उसे ये मालूम ही नहीं था कि पंजाब की लोक कहानियां हैं कौन कौन सी। थोड़ी सी देर के लिए एक तरफ कोने में होकर उसने दादा को फोन किया। तुम ही रांझा सुना देना, दादा ने उसे मशवरा दिया। ये तो उसे ख्याल ही नहीं आया था। उसने फिल्म देखी थी, उसे कहानी याद थी, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। उन्हें लोक कहानी से ज्यादा सूफीइज्म में दिलचस्पी थी और वो अमरहा से मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों के बारे में सवालात करने लगे। साथ साथ उन्होंने देसी खानों के बारे में मालूमात ली। सुना है हिंदुस्तान में जबरदस्ती शादियां करवा दी जाती हैं। मिसेस एडम ने पूछा। मैं हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी हूँ। अमरहा बड़ी जज्बस हुई। मिसेस एडम हंसने लगी। तुम सब पाकिस्तानी इंडियन हिंदुस्तानी कहलाए जाने पर इतना चिढ़ते क्यों हो? हिंदुस्तानी से मुराद हमारी बड़े सगीर होता है। तुम लोग हमें यूरोपियन कहते हो, हमें अमेरिकी कहते हो, हम नहीं चिढ़ते। हिंदुस्तान से मुराद एक खित्ता है जो बिलाशुबा तारीखी अहमियत का हामिल है, जिसे यूरोप में जादू नगरी कहा जाता है। मेरे रिश्ते के चचा जब अपने कारोबार में दिवालिया हो गए तो उन्होंने हिंदुस्तान का सफर किया। पहले वो बनारस गए और फिर सिंध। वापसी पर उनका कहना था कि उन शहरों के सफर ने उन्हें पागल होने से बचा लिया। बनारस में वो साधुओं के साथ वक्त गुजारते रहे और सिंध में पीरों फकीरों के साथ। अमरहा खामोश हो गई और मिसेस एडम के पूछे गए सवाल के बारे में सोचने लगी। अमरहा को डर था कि उससे ये सवाल पूछा जाएगा और वो पूछ लिया गया। ऐसा नहीं है, जहाँ तालीम और सोच की कमी हो वहाँ ये सब होता है। इस्लाम ने तो सख्ती से लड़का लड़की की मर्जी पूछने का हुक्म दिया है। मामला कोई भी हो, इस्लाम जबर का मुखालिफ है। जबर की कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में। और ये जो गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, लंदन में एक पाकिस्तानी लड़की को उसके बाप और भाई ने मार कर तहखाने में दबा दिया था। मिसेस एडम बोली। अमरहा के एक होंठ खुश्क हो गई। जिसने एक इंसान का कत्ल किया वो कुल इंसानियत का कातिल है। इस्लाम हमें ये सबक देता है, जोर जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं तो कत्ल की कैसी होगी। वजह कुछ भी हो, जो लोग ऐसा करते हैं वो इस्लाम के दायरे से बाहर निकले हुए हैं। ये उनके ज़हनी जुनून है। हमारा मजहब, हमारा कानून, हमारा मुआशरा ना इसकी इजाज़त देता है, ना ही तालीम। ये अपने गुनाहों के खुद जिम्मेदार हैं। अफसोस ये है कि ये खुद को मुसलमान कहलवाते हैं। एक अच्छा मुसलमान हर हाल में वही करता है जो 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ना कम ना ज़्यादा, ठीक ठीक वही। हम सब भी ऐसे लोगों को इतना ही नापसंद करते हैं जितना आप लोग करते हैं। सब उसकी बातों को बगौर संजीदगी से सुनते रहे और सर हिलाते रहे। बारी बारी फिर सबके खानदानों के बारे में पूछा गया। यानी तुम्हारे वहाँ अभी भी खानदान बड़े ही होते हैं? गुड। क्या घर भी बड़े बड़े होते हैं रहने के लिए? अमरहा ने अपने खानदान के बारे में बताया तो उससे पूछा गया। अमरहा गड़बड़ा गई। यानी कुछ कुंबे जितने ज्यादा बड़े थे, घर उतने ही छोटे थे। उनके इस सवाल का मकसद तंज नहीं था, वो सिर्फ
ये मालूम करना चाहते थे कि क्या लोगों के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो बड़े कुंबे बनाकर उन्हें पाल भी लेते हैं। अमरा कहाँ से कहाँ छोड़ती और कहाँ से बताती। उनके घर सफाई करने वाली आपा के 11 बच्चे थे और वो एक कमरे के किराए के घर में रहती थी। दादा के एक दोस्त के साथ शादीशुदा बेटे थे जो 5 कमरों के एक घर में रहते थे। सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। 100 बातों की एक बात अमरा ने कर दी। अगर किसी खानदान में 4-5 बेटे हों तो क्या वो एक ही घर में शादी करके रहेंगे? घर के सरबराह माँ 5 बेटों को एक ही घर में अपने पास रखना चाहेंगी। एक ही घर में 5 को उनकी बीवियों और बच्चों को, जी सबको। अगर उनमें से कोई एक भी किसी वजह से कहीं अलग रिहाइश इख्तियार करना चाहेगा तो वालदा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेंगी। क्यों? वो रोएंगी क्यों? तीनों खवातीन ने मुश्तरका औ किया। वो किसी एक को भी खुद से जुदा नहीं करना चाहेंगी। बच्चे बड़े हो जाएं, खासकर उनकी शादी हो जाए तो उन्हें अलग जिंदगी शुरू करनी ही होती है। हर एक को प्राइवेसी चाहिए होती है, पर्सनल स्पेस। क्या बात कर रही थी मिसेस गिडल? अमरा ठंडा सांस भरकर रह गई। पाकिस्तानी माएँ क्या जाने पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी क्या होती है। उन्हें तो अपने लाल अपनी आंखों के आगे चाहिए बस वो उन्हें इतना प्यार करती हैं कि उनके बगैर पल भी नहीं रहना चाहती। और बेटे, वो क्या कहते हैं? बेटे भी वही चाहते हैं जो माँ जी चाहती हैं। तीनों खवातीन अपनी नम आंखें साफ करने लगी। वो पाकिस्तानी मुश्तरका खानदानी निज़ाम से मुतासिर नजर आ रही थी। अमरा उन्हें दादा दादी, नाना नानी वगैरह के किरदारों के बारे में मजीद बताने लगी कि कैसे वो बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं और खानदान को जोड़े रखने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए मशरकी लोग जो मगरिब का सफ़र करते हैं तो अपने घरों को याद करके रोते हैं। मिसेस एडम टिश्यू से आंखें रगड़ने लगी। अमरा तिरछी नजरों से तीनों खवातीन को देखती रही। उसने यहाँ अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। डीएनए बच्ची खामोशी से अमरा के पास बैठी उसे हमातन गोश्त सुन रही थी। अमरा को सिर्फ एक उस बच्ची से डर था कि कहीं वो उसे गलत साबित न कर दे। तुम अपने घर को याद करके रोती हो? डीएनए बच्ची ने पूछा। अब अमरा उसे क्या बताती कि उसे तो इस ख्याल से ही रोना आ जाता था कि उसे कभी तो वापस घर जाना ही है। नहीं, अभी मुझ पर यह नौबत नहीं आई। पाकिस्तानियों की कोई एक बड़ी खूबी बताओ। हम बदतरीन हालात में भी जिंदा रहना जानते हैं। अमरा ने तज्जिया करके सोचकर कहा। डीएनए सर हिलाने लगी। मैनचेस्टर वालों की कोई एक बड़ी खूबी बताओ, अमरा ने पूछा। हम बदतरीन हालात को बदलना जानते हैं, उसने मजबूत कुव्वते इरादे के तासुर के साथ कहा। अमरा बच्ची की हाजिर दिमागी पर हैरान हुई। उन सब के साथ ग्रुप फोटो ली गई। मिसेस एडम ने उनके लिए एक छोटी सी तकरीर की। अमरा अपने साथ अपनी गैर इस्तेमाल शुदा एक गर्म शॉल और एक कश्मीरी तर्ज का शोल्डर बैग ले गई थी और एक चूड़ियों का सेट था उसके पास, वो भी। ये तीनों चीजें उसने तीनों खवातीन को पेश की और उन तीनों के चेहरे ऐसे दमकने लगे जैसे उन्हें बेशकीमत जवाहिर पेश कर दिए गए हों। जाते हुए उन सबको होम बेक पाई दी गई। डीएनए बच्ची ने उसे अपना ईमेल एड्रेस दिया कि अमरा हर सूरत उसे अपनी रिपोर्ट भेज दे। अमरा उसे ज़रूर भेज देगी अगर वो अपना डीएनए करवाने में कामयाब हो गई और खुशकिस्मती से वो रेड इंडियन भी निकल आई तो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।